सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम के नाल जुड़े सारे दर्शकों का निघा स्वागत। अज असी जिहड़ी गल करांगे सिर्फ तो सिर्फ कैनेडा की करांगे। खास तौर पर जिहड़ा अज का शो डेडिकेटेड है कैनेडा वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेरीज काफ़ी सारे सवाल जिहड़े साडे तक भेजे गए सी। एक चीज़ मैं होर दसांगा, कैनेडा आपां जे खुशकिस्मती कहीए तो साडियां 3 पीढ़ियां कैनेडा दे विच बैठियां ने, पर नाल एक बदकिस्मती भी है कि अज भी असी कैनेडा के नाम पर गुमराह हो रहे हैं। रिजैक्शन आ रही ने, लाखां रुपए की ठगी का शिकार हो रहे हैं। सो साडी कोशिश रहिंदी कि एक्सपर्ट्स नूं बुलाया जाए, हर तरह के जोड़े सवाल जोड़े तुहाडे वल्लों भेजे गए ने उन्हां दे नाल सांझे किए जान, कन्फ्यूजन दूर की जान, डाउट्स क्लीयर किए जान। सो अज जोड़े एक्सपर्ट साडे नाल ने वैसटर्न ओवरसीज़ तो ने प्रदीप बालियान जी, स्वागत कर लियो उन्हां दा। प्रदीप जी स्वागत। सत श्री अकाल जी। कैनेडा की जेकर गल करिए, जे देखा जाए तो ड्रीम डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट जोड़ा भी विदेश जाने का सुपना रखता है, मेरे ख्याल पहला जो सवाल जो उन्होंने पूछा जाता कित्थे जाना तो जवाब कैनेडा ही होंदा। सो कैनेडा अज की तारीख में जेकर देखिए अगला इनटेक किहड़ा ते किहड़े स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? देखिए सर, कनाडा में 3 इनटेक होते हैं, जैन, मई और सितंबर। जैन जा चुका है, मई के लिए प्रोसेस चला हुआ है और सितंबर के लिए प्रोसेस चला हुआ है। तो 3 मेजर इनटेक्स होते हैं, जैन, मई एंड सितंबर। जो हुण मई इनटेक की जेकर गल करिए, मई इनटेक लिए फाइल्स भी अप्लाई हुई सी, कितना किते समा भी घट रह गया, हुण भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? जी श्योर कर सकता है, बशर्ते कि देखिए तो मई इनटेक बहुत छोटा होता है और सिलेक्टेड कॉलेज के पास सिलेक्टेड कोर्सेज होते हैं, लेकिन 1 अप्रैल इज़ द लास्ट डेडलाइन। उससे पहले हमें फाइल लगानी होती है। मार्च स्टार्ट हो चुका, मार्च की भी तकरीबन 10 तारीख मतलब नियर बाई मिड हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम बहुत कम है, बहुत ही मतलब एक आध कोई कॉलेज होगा जो कोर्स दे रहा होगा। हाँ, सितंबर के लिए पूरा प्रोसेस चल रहा है, बट गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक का अगर मई इनटेक की बात करें तो हमारा जो मतलब सक्सेस रेट है वीज़ा का वो बहुत अच्छा रहा है। मतलब रोज़ वीज़ाज आ रहे हैं, रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम रहे हैं। अभी वीज़ा 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 90% 95 98% तक आज की डेट में। किस तरह की प्रोफाइल तुसी देख रहे जिन्होंने वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं या कोर्सेज किस तरह के ले जा रहे हैं? देखिए कनाडा बहुत चूजी है, सीधी सी बात है। हम स्टूडेंट्स के करियर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम वो नहीं है कि 5.5 बैंड आगे बच्चों को बोलो आ जाओ कनाडा। कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं। देखिए हम यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करते हैं और एसपीपी को प्रमोट करते हैं। नॉन एसपीपी में हम बहुत कम चांस लेते हैं, हम चांस ही नहीं लेते। तो कहने का मतलब ये बच्चा जो रिसेंट पास आउट है, अगर गैप है तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे को जस्टिफाई करना पड़ेगा उसने किया क्या है। लाइक कोई भी गैप रीजंस कुछ भी हो सकता है कि उसका पासपोर्ट बनने में कोई प्रॉब्लम रही हो या उसने कोई वर्क किया हो या वो कहीं फेल हो गया हो, बट जस्टिफाई हो तो वी कैन एक्सेप्ट द फाइल। मतलब रिसेंट पास आउट है तो वेल एंड गुड। द गैप है तो गैप में बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आईएलटीएस का स्कोर जो यूजी प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे वो बैचलर्स है, चाहे वो एसोसिएट डिग्री है या फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर है, तो 6 बैंड नो लेस देन 5.5। जो बच्चे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और मास्टर्स के लिए जा रहे हैं 6.5 बैंड नो लेस देन 6। हाँ, एक आध सिलेक्टेड कॉलेज है जो पीजी प्रोग्राम 6 बैंड पे भी दे रहे हैं विद मतलब इंग्लिश अपग्रेड प्रोग्राम के साथ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਈ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ਨੂੰ मई लिए अप्लाई करना? जी मैं तो अब यही कहूँगा इस टाइम सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहा है। अगर एंड में आके अगर फाइल लगाते हो ना तो होता क्या है कि एम्बेसीज में फाइल बहुत ज़्यादा चली जाती है। वीज़ा ऑफिसर वो जो वर्क फोर्स है वो उतनी है काम करने वाली, टाइम कम है। अगर आप जल्दबाजी में अपनी फाइल लगाते हो तो रिजेक्शन के चांसेस खुद भी कितने ना कितने गलतियाँ रह जाती हैं। जी, तो इस टाइम पे टाइम बहुत कम है। आप मई की बजाय सितंबर इनटेक के लिए अपना प्रोसेस करिए। जस्ट मतलब सितंबर इनटेक के लिए आप फाइल लगाओगे तो वीज़ा के चांसेस आएंगे। मई के बाद सितंबर ही है, तो जितना जल्दी आप अपनी फाइल लगाओगे उतना जल्दी आपका वीज़ा आएगा। बट अभी टाइम कम है, मैं सजेस्ट अगेन नहीं करूँगा। सितंबर के लिए प्रोसेस करो, टाइम बहुत है आपके पास, बट अभी प्रोसेस करो, वेट ना करो। अगर आपके पास परसेंटेज है, अगर आपके पास आईएलटीएस में स्कोर है तो गो अहेड। आप ये मत सोचिए कि अभी तो सितंबर निकल गया, भैया ने तो बोला है कि प्रदीप जी ने तो बोला है कि जी सितंबर के लिए करो, मई के लिए तो टाइम निकल गया। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाली बात होती है, पहले आओ पहले पाओ वाली बात होती है। होता क्या है कि जब आप पहले अप्लाई करते हो तो फाइल एम्बेसी में कम जाती है, फाइल कम जाती हैं तो चांसेस हाई होते हैं वीज़ा के। अगर एंड स्टेज पे आप अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर भी क्या नाम है हैक्टिक होता है, उनके पास वर्कलोड बहुत होता है और उस टाइम पे कई बार रिजल्ट्स नेगेटिव आ जाता है। तो प्लीज़ आप अपना गैप मत डालिए, सितंबर इनटेक के लिए अभी अप्लाई करिए, टाइम बहुत है। बट इट डज नॉट मीन कि आप एंड में लगाओगे तो वीज़ा आएगा, पहले लगाओगे तो चांसेस हाई रहेंगे। गैप ਨੂੰ किस तरह लिया जाता है कैनेडा वालों, चाहे वो मई
मई ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਅਤੇ कितना गैप एक्सेप्ट? डिपेंड करता है कि बच्चे का गैप कितना है और आप किस तरह से उसको जस्टिफाई कर रहे हो। एक स्टूडेंट क्वेश्चनिंग फॉर्म होता है, उसमें हर एक चीज़ लिखी होती है कि बच्चे ने 18+ जाके क्या काम किया है, उसके पास उसने क्या क्या एक्टिविटी की है। तो डिपेंड करता है, अगर मान लो सपोज करो आपके पास 10वीं और 12वीं के बीच में गैप है और वो गैप के रीजंस क्या है, हो सकता है वो फेल हुआ, हो सकता है उसकी मेडिकल प्रॉब्लम रही हो, तो बच्चे को वो लिखना पड़ेगा कि मेरी ये प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा +2 के बाद अगर गैप है या BA के बाद BCom ग्रेजुएशन के बाद गैप है, बच्चे को नीड टू जस्टिफाई कि व्हाट ही और शी डिड बिटवीन दिस गैप। लाइक सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चा +2 कर लेता है, जो मतलब मैंने देखा प्रॉब्लम आती है, बच्चे का 1 साल 2 साल के गैप चले जाते हैं। एक तो आज की डेट में ना जो 89 के बर्थ हैं उनके जो पासपोर्ट बनते हैं उसमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। और होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है, जब पेरेंट्स क्या करते हैं, नाम कुछ और लिखवा देते हैं कमेटी में जाके, ठीक है, जहाँ से जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ कुछ और होता है और एकेडमिक में कुछ और चल रहा होता है 10th और 12th में। तो अब पासपोर्ट के लिए चाहिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। जब वो निकालते हैं पता लगता है वहाँ नाम कुछ और है और 10th की मार्कशीट में 12th की मार्कशीट में कुछ और चल रहा है। इस तरह से बच्चा फाइट करता है, उसको क्या कहते हैं 10th और 12th की मार्कशीट चेंज करनी पड़ती है या फिर उसको बर्थ सर्टिफिकेट के चक्कर में चक्कर पे चक्कर करते रहते हैं। इस कारण से बच्चे का गैप आ जाता है। एक रीज़न ये होता है। अगर बच्चा ये लिखे कि मेरा इस कारण से गैप आया है और वो एविडेंस दे तो वीज़ा ऑफिसर भी समझता है। अच्छा, दूसरा गैप आ सकता है कि सपोज करो बच्चा फेल हो गया हो, ठीक है, या बीमार हो गया, एविडेंस दे दी मैं बीमार हो गया था, पेपर नहीं दे पाया, पेपर दिया तो लेकिन मैं उस टाइम पे मतलब फुली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, ये मेरे मेडिकल्स है। वीज़ा ऑफिसर इस बात को भी समझता है। तो जब बच्चे ने कोई काम किया है, सैलरी अकाउंट में आई है या सैलरी वाउचर्स है, वो दे देखो जी मैंने ठीक है, मेरी सिचुएशन उस टाइम ठीक नहीं थी, मैंने काम करना पड़ा, ये मेरे वो एविडेंस है। मतलब गैप किसी भी तरह का गैप है, लेकिन एक्सेप्ट किया जाएगा उਦੋਂ ਜਦੋਂ रीजन दसे जाएंगे। फेक डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए। बट ये नहीं है कि आप 4 साल का 5 साल का गैप लेके आ रहे हो, ये साल 2 साल का गैप है, नो प्रॉब्लम, वीजा के चांसेस रहेंगे, लेकिन ज्यादा गैप है तो प्रॉब्लम है। एक चीज होर ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗतना पैंदा है ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? देखो जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो हमसे 1000 गुना एडवांस है, ठीक है जी, 1000 गुना एडवांस है। हम 10 फाइलें निकालते हैं, उसके बाद 10,000 फाइलें आती हैं एम्बेसी में। एम्बेसी समझती है आज की डेट में ये जो इस टाइप के बच्चे फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं, फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं या डिप्लोमा बना लेते हैं, एम्बेसी समझती है ठीक है जी आपने फाइल डाल दी, दूसरे दिन 10वें दिन आपको रिजेक्शन होकर मिल जाएगा। ऐसे प्रैक्टिस मत करिए, रॉन्ग प्रैक्टिस मत करिए। इसमें वीज़ा के चांसेस गलत नहीं रहेंगे, बल्कि आपके पैसे और मर सकते हैं। आपने फेक डॉक्यूमेंट लगाए, फीस एडवांस गई हुई है, उधर से रिजेक्शन आया, फेक डॉक्यूमेंट पे कॉलेज भी फीस नहीं देगा वापस। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फेक काम मत करिए, ठीक है, आप जस्टिफाई करिए। अगर आपने जेन्युइन किया है तो डेफिनेटली आप एम्बेसी को वो दिखाइए। अगर फेक लगाओगे तो रिजेक्शन चांसेस भी रहेंगे, किसी और कंट्री में भी जाने लायक नहीं रहोगे। परसेंटेज जेकर देखी जाए स्टूडेंट ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60% 65% ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਮਬੈਸੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੀ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ? देखिए सर, आज की डेट में वीज़ा जो मिलता है उसमें 3-4 पैरामीटर्स होते हैं। देखिए कनाडा इंटरव्यू नहीं लेता, लेकिन वो 4 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो 4 डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे बच्चे को वीज़ा देते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ देखी जाती है? एक तो बच्चे की ओवरऑल परसेंटेज कि बच्चे ने जो अगर 12th की है तो ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, मेजर 4 सब्जेक्ट्स में कितनी है। तो मेजर 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, या एक बच्चा कॉमर्स वाला है तो इंग्लिश के साथ उसकी इकोनॉमिक्स होगी, उसका क्या नाम है अकाउंट्स हो गया, उसका क्या नाम है बिजनेस हो गया। तो इसी तरह से अगर उसके मेडिकल वाला है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी देखी जाती है, ये सब्जेक्ट देखे जाते हैं। तो SPP के अंदर मिनिमम परसेंटेज तो 50% होनी चाहिए और मेजर 4 जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें 50% से नीचे नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फिजिकल एजुकेशन या फिर आपने म्यूजिक लेके परसेंटेज तो बना ली 70%, लेकिन मेजर 4 सब्जेक्ट्स में कम है, मैथ में कम आ गए। ऐसे कुछ एग्जांपल्स आए हुए हैं। अभी एक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए और उन्होंने मेरे को प्रोफाइल दिखाई अपनी कि जी ये देखो जी मेरी बेटी के 75% मार्क्स हैं, लेकिन मैथ में 48% है। मैंने उसको मना कर दिया जी आपका वीज़ा नहीं आएगा, आप चाहे तो इसकी परसेंटेज इंप्रूव करा लो या फिर कंट्री चेंज कर लो। बट वो नहीं माने, वो रिजेक्शन खा के फिर दोबारा आए, ये देखो जी आपने सच बोला था आपका रिजेक्शन आ गया। मैंने कहा मैंने आपको बोला था कि आप पहले मेरी बात मान जाते तो बेटर है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानते क्योंकि एक ड्रीम डेस्टिनेशन है कि बाहर ही जाना है, कनाडा ही जाना है, उसके लिए जिद लेके बैठे हैं भैया। और जिद लेने की बजाय अगर उसकी परसेंटेज बढ़ा लेते तो उसका वीज़ा आ जाता है। तो प्लीज़ ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिस मत करिए। कनाडा बहुत चूजी है। अगर आप 5-4 कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं उसमें से 3 या 4 ने अगर मना कर दिया तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीज़ें जेन्युइन है। जो कंसल्टेंट नो बोल सकता है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं
कहीं आपका दोस्त है, आपका दुश्मन नहीं है। सो ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰਸਿਸ ਜੇਕਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ नहीं पाता। ਤੁਸੀਂ ਕੀ देखते हो कि किस तरह का कोर्स चूज करना चाहिए या की ऑप्शन रहती है? देखिए मेजोरिटी जो रिजेक्शंस आती हैं वो कोर्स को लेके आती हैं। लाइक अगर एक बच्चे ने प्रीवियस जो एजुकेशन की है और फर्दर कोई अगर एक सिंपल कोर्स दे दिया या उसको टेक्निकल कोर्स नहीं दिया या फिर उसको कोई और कोर्स दे दिया लाइक पिछली एजुकेशन से हट के, तो उसके वीज़ा चांसेस लेस रहेंगे। कोर्स रिलेवेंसी होनी मस्ट है। कोर्स रिलेवेंस वो भी आपकी टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसे सिंपल नहीं होनी चाहिए। आपने यहाँ कोई डिप्लोमा कर रखा है और सिंपल डिप्लोमा ही आगे करने जा रहे हो तो वीज़ा नहीं आएगा। पीछे आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े वही सब्जेक्ट्स आप दोबारा पढ़ने जा रहे हो, वीज़ा नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब है उससे एडवांसमेंट होनी चाहिए, उससे एडवांस होना चाहिए, टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, जिससे कि चांसेस हाई होंगे कि एम्बेसी को लगे कि हाँ यस यार इसकी जो प्रीवियस एजुकेशन है जो फर्दर जा रहा है लेने वो इससे एडवांस है और रियली इसको इसका बेनिफिट होगा। अदरवाइज सिंपल कोर्स में जाओगे वीज़ा नहीं आएगा। और रिलेवेंट कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। रिलेवेंसी का मतलब ये है कि जो प्रीवियस एजुकेशन है और जो फर्दर आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं वो दोनों मैच करती हों। ऐसा ना हो पीछे आपने कॉमर्स पढ़ ली और आगे आप होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हो, या पिछले आपने कॉमर्स पढ़ ली हो अब आप वहाँ पे या इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करने जा रहे हो, उसको भी वीज़ा नहीं मिलेगा। आपने पीसीएम की है, आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल्स जो कोर्सेज है वो कर सकते हो। आपके पास मेडिकल है, मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो। आपके पास कॉमर्स है तो जो आगे बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो आपके चाहे अकाउंटिंग हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है। ये सारे कोर्सेज हैं जो बच्चा कर सकता है। बट रिलेवेंसी ऑलवेज मैटर करती है। प्लीज़ कीप इन माइंड एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जब कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हो तो ज़रूर देखना वो कंसल्टेंट सर्टिफाइड है या नहीं है, क्या उसके पास मतलब जो कॉलेजेस है वो वास्तव में डायरेक्ट टाइप्स है या नहीं है। यहाँ एक ये भी रीज़न रहा है कुलदीप जी रिजेक्शन का। एक तो बच्चा तो टाइम पे फाइल लगा देता है लेकिन कंसल्टेंट्स के पास डायरेक्ट टाइप्स नहीं होते, तो फाइल क्या होती है घूमती रहती है। लाइक एक छोटे शहर से बड़े शहर में, बड़े शहर से दूसरे शहर में, एक कंसल्टेंट उससे दूसरा कंसल्टेंट फिर तीसरा कंसल्टेंट, बच्चे के साथ इस तरह से खिलवाड़ होता है। टाइप्स होते नहीं है, फाइल पकड़ लेते हैं, लो जी मैं लगवा दूंगा तेरा वीज़ा। आपने देखा होगा ना जैसे बरसात होती है, बरसात में मेंढक बाहर निकलते हैं या प्रॉपर्टी का एकदम उछाल होता है, सारे सब प्रॉपर्टी डीलर हो जाते हैं। वैसे ही सर इस फील्ड में है कि आपके पास कोई काम नहीं है ना तो आप कंसल्टेंट बन गए, ठीक है जी मैं वीज़ा लगवा दूंगा। जरूर देखा कि छोटे छोटे दुकाना भी कंसल्टेंट मैं वीज़ा लगवा दूंगा, मैं करवा दूंगा काम। वो चलता क्या है, नॉन को पकड़ लेना है क्योंकि पंजाब में कल्चर ऐसा है या हरियाणा में कल्चर ऐसा है, हर किसी ने बाहर जाना है, ठीक है पड़ोसी को पकड़ लिया या नॉन को पकड़ लिया, भाई मैं तेरा वीज़ा लगवा दूंगा, मेरा नॉन है। फिर वो क्या करेगा, चलो खुद मैं जी डायरेक्ट टाइप से जी मैं ये करवा देता हूँ, वहाँ से वो फाइल चलेगी, स्टूडेंट को पता नहीं होगा आगे कहाँ गई, आगे से वो दूसरे कंसल्टेंट्स के पास, दूसरे से तीसरे के पास, मतलब जो लास्ट कंसल्टेंट के पास बात जाती है और उसके और स्टूडेंट के बीच में कभी मैचअप नहीं हो पाता क्योंकि वो स्टूडेंट के बीच 2-3 प्लेयर आ जाते हैं, प्लेयर बोलूंगा मैं इन चीजों को, बंदों को, वो प्लेयर आ जाते हैं, वो कभी स्टूडेंट्स और राइट कंसल्टेंट का मैचअप नहीं होने देते, जो सही जानकारी भी कितना कितने पीछे रह जाती है, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती। यहाँ से चीज ए चली वहां पर पहुंचते पहुंचते A+ हो जाती है, मतलब 10 बातें जितनी मुंह उतनी बातें हो जाती है। बाद में पता लगता है बच्चे का रिजेक्शन आ गया, वो कोर्स सिलेक्शन ठीक नहीं था, फाइलिंग ठीक नहीं थी, बच्चे को ये नहीं पता था कहाँ अप्लाई करना कहाँ नहीं अप्लाई करना। ये चीजें जो आज की डेट में हो रही हैं वो बच्चों का करियर स्पॉइल कर रही हैं और इस कारण से बच्चों के रिजेक्शन आ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, A, B ਜਾਂ C। और स्टूडेंट ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जज करना चाहिए? देखो सर पहली बात तो बाहर जाने से पहले मतलब घर से निकलने से पहले खुद अपने हाथ पक्के होने चाहिए। हाथ पक्के का मतलब जी आप +2 आपने +2 कर ली, इट मीन्स आप 18+ हो, ठीक है, आप या ग्रेजुएट हो तो आप 21-22 साल के हो, इट मीन्स यू आर द मैच्योर वन, ठीक है, आप मैरिज के भी लायक हो रहे हो, मीन्स आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो। तो सर सबसे पहले तो आपको रिसर्च करना चाहिए, आप किस कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री के बारे में आपके पास पता होना चाहिए, उस जिस प्रोविंस में जाना उस प्रोविंस के बारे में रिसर्च होना चाहिए, फिर पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में सर्च होना चाहिए। 5-10 कॉलेजेस के बारे में सर्च करके बच्चा जाए, उसमें देखिए उसकी एप्लीकेशन फीस है या नहीं है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फंड्स जाते हैं या नहीं जाते हैं, परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्या है, हर चीज़ तो ऑनलाइन है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। स्टूडेंट वीज़ा अगर स्टूडेंट चाहे ना, अगर
थोड़ा सा भी अवेयर हो जाए तो कभी भी इस स्टूडेंट वीज़ा में घोटाला नहीं हो सकता। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसर्च नहीं करते, वो फंसते हैं। बच्चा क्या करता है आज की डेट में, फेसबुक पे उसका अकाउंट होगा, व्हाट्सएप पे भी वो होंगे, ठीक है, और किसी और चीज़ पे भी, सोशल मीडिया जो हर चीज़ पे होंगे, सारा दिन इंटरनेट जरूर यूज मतलब इंटरनेट यूज करते हैं, बट गलत रास्ते की, ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट में रहेंगे, अपने करियर को लेके वो कभी भी मतलब सीरियस नहीं होंगे। उनको ये नहीं, उनको रिसर्च करना चाहिए ऑनलाइन कौन सा कंसल्टेंट बेस्ट है, कौन सा नहीं है। एक कंसल्टेंट के पास जा रहा है, 10 रिसर्च करके जाए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, गूगल्स पे सर्च करे कि जिस कंसल्टेंट के पास जा रहा है उसके नेगेटिव पॉइंट्स किसी ने डाल रखे हैं वो देख सकता है, टेस्टिमोनियल देख सकता है, जो और बच्चों ने क्या व्यूज डाले हैं। ये सारी चीजें अगर बच्चा अवेयर है इन सब चीजों से तो वो कहीं ना कहीं बच सकता है। और इसके बाद तो भैया फिर भी अगर ठगा जाता है तो फिर वो कंसल्टेंट ही बेकार है। बिल्कुल। कंसल्टेंट तो बाद जो फिर आप अप्लाई करने की गल करें, कोर्सेज की गल की, कंसल्टेंट चूज करने की गल की, फाइनैशियल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, फाइनेंशियल डिटेल किस तरह दी जाती, चाहे फंड्स ने या फीस? देखो जी, कनाडा में फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें, आपने जो रिजेक्शन को लेके बात करी है, सिंपल सी बात है, फंड्स नहीं जाते। 6 महीने की फीस जाती है और $10,200 का GIC जाता है। मतलब बच्चे के पास 8 से 10 लाख रुपए स्टूडेंट्स कैन गो इजली, ठीक है, फंड्स का तो है ही नहीं। बात आती है जो 4 जो फॉर्म लगते हैं ना, 3 या 4, उस फॉर्म में एक स्टूडेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है जिसमें स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन भरनी होती है पेरेंट्स के बारे में, स्पॉन्सर्स के बारे में। अगर आप जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं भरते तो भी रिजेक्शन के चांसेस रहते हैं। वहीं से पता लगता है स्टूडेंट्स फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। लाइक फादर का ऑक्यूपेशन लिखा जाता है, मोस्टली बच्चे लिखते हैं जी मेरा फादर कुछ नहीं करता, ठीक है, अगर करता भी है तो बताते नहीं है। अच्छा, ITRs नहीं भरते कि मेरी एनुअल इनकम कितनी है और वो इक्वल टू कितने डॉलर्स बनती है। जब अगर ये चीज़ें नहीं होती, फादर भी अनएम्प्लॉयड, मदर भी अनएम्प्लॉयड, और वीज़ा कैसे मिलेगा? अगर वही चीज़ें स्टूडेंट्स अपनी एक्यूरेसी दे कि मेरे फादर एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब का भरें, प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब का करें, अगर कोई जॉब करते हैं तो जॉब का भरें। इसी तरह मदर्स की ऑक्यूपेशन, सिस्टर की ऑक्यूपेशंस, लोग हाइड करते हैं ये चीजें। कंसल्टेंट भी नहीं पूछते भैया बताओ, क्योंकि उनको ये श्योर किया जाता है जी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगना। अरे हम भी कहते हैं डॉक्यूमेंट नहीं लगना, लेकिन फैमिली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, एक्यूरेट देनी पड़ेगी। कल ने जब मतलब एम्बेसी में जाए, हाँ जी फादर भी ऑक्यूपाइड है, मदर भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या जॉब करते हैं, तो मीन्स दे आर फाइनेंशियल साउंड। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जब आपका फॉर्म फिल होता है तो उस फॉर्म में आता है कि आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं वहाँ जाके, जिसमें ट्यूशन फीस कितनी है, रूम बोर्ड कितना है, ठीक है, अदर्स कितने हैं। इसके अलावा एक कॉलम आता है कि आपके पास हाउ मच फंड्स यू आर अवेलेबल, उस फंड्स कितनी आपके पास अवेलेबल है। आधे कंसल्टेंट वही ठीक नहीं भरते या स्टूडेंट अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਮਸ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ कंसल्टेंट ये तो कंसल्टेंट नहीं बताते या फिर वो स्टूडेंट्स नहीं देना चाहते। ये दोनों चीजें मिक्सअप होके कहीं ना कहीं रिजेक्शन के रीजन बन जाते हैं। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ फाइनेंशियल तो बाद ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ? 3 ही 4 चीजें हैं। एक तो स्टूडेंट्स की एकेडमिक देखी जाती है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखी जाती है, ऑक्यूपेशंस, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस, फंड्स अवेलेबल कितने हैं, ये चीज़ें देखी जाती है, रिलेवेंट कोर्स है या नहीं है, ठीक है। अगर गैप है तो स्टूडेंट्स को एक SOP लगानी चाहिए, या कोई मतलब और कोई स्ट्रॉन्ग रीजन देना चाहता है तो भी उसकी SOP लगनी चाहिए कि भाई मैं इस कारण से इस कोर्स को करना चाहता हूँ। ये 5-7 चीज़ें मिलकर एक बच्चे को आउटकम देती हैं। हाँ, इंटरव्यू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ कनाडा इंटरव्यू आंदी? कनाडा में इंटरव्यू नहीं है आज की डेट में, मतलब 99 की वजह से आज की डेट में 100% इंटरव्यू नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि एम्बेसी इंटरव्यू नहीं ले सकती है, एम्बेसी फुली ऑथराइज्ड। किस तरह के केसेस विच इंटरव्यू आ सकते हैं? अभी नहीं आ रहे, होनेस्टली नहीं आ रहे हैं। अगर आएंगे तो वही पूछेंगे कि भाई अगर मान लो उनको कोई डाउट हो सकता है कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लग गए हो, हाँ डेफिनेटली दे कैन आस्क, ठीक है, वो फिजिकली बुला सकते हैं बच्चे को। अदरवाइज आज की डेट में चांसेस नहीं है इंटरव्यूज के। हाँ, फिर भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर रहना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका कोर्स कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, कौन से उसके फाइनेंशियल साउंड्स, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस क्या हैं, उसने फीस कितनी पे की है, GIC कितना है, कॉलेज का लोकेशन क्या है, कॉलेज की वेबसाइट क्या है। अगर ये बच्चे को पता ही नहीं होगा तो उसको जाने का भी राइट नहीं है बाहर। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कल इंटरव्यू आए या ना आए, बट इंटरव्यू नहीं आता, फिर भी आए तो बच्चा शुड बी फुल्ली प्रिपेयर।
ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਸਟਰਨ ओवरसीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किस तरह देखते हो, कनाडा ਨੂੰ खास करके लेके की एक्सपीरियंस तो? देखो जी, मैं 2004 से इस फील्ड में हूँ, मैं खुद अपनी क्या तारीफ करूँगा, लेकिन ये है कि मैंने कोशिश की है मैं कभी फेक काम ना करूँ, और यही एक रीज़न है कि मैंने एक छोटे से रूम से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। आज के डेट में मेरे 7 ऑफिसेज हैं और एक बहुत अच्छा वेल मेंटेन स्टाफ है मेरे यहाँ पे। जो सबसे बड़ी बात है, जो जिस चीज़ का मैं खुद एक कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट बात तो मतलब मीन्स आई हैव द फुल नॉलेज ऑफ द लाइक कनाडा, लाइक कनाडा है कहाँ, कोर्सेज क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैं कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूँ, लाइक सारा टेस्ट मैंने क्लियर किया है। इसके अलावा मैं टाइम टू टाइम जो भी वर्कशॉप होती है मैं खुद अटेंड करता हूँ। मेरा स्टाफ फुल्ली एक तरह से ट्रेंड है। मैं टाइम टू टाइम अपने स्टाफ के भी टेस्ट लेता हूँ। हफ्ते में 10 दिन में हम वीज़ा वर्कशॉप चलाते हैं ताकि हम अपने स्टाफ को फुल्ली बता पाएँ। वेबसाइट्स पे जो भी चीज़ें आती हैं हम उस चीज़ को लेके फुल्ली प्रिपेयर हैं, और ये सारी चीज़ें ही एक परफेक्ट कंसल्टेंट बनाती हैं। और दूसरी बात यही है कि अगर हमें नो कहने की कैपेसिटी है हमारे अंदर, अगर किसी बच्चे का नहीं लगना तो बाबा नो है, नहीं लगेगा भाई, हम नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि हमें काज उसको यस बोल के अपने लालच में उसको ले लूँ, कल सिर में उसी ने मेरे को मारने हैं। सो समा 2 मिनट ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਸੈਂटर ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ स्टूडेंट ਨੂੰ ਕੀ देखना चाहिए? देखो जी, जिस बच्चे ने कनाडा जाना है, सीधी सी बात है, उसको 6.5 और 7 बैंड लेने ही होंगे, ठीक है। 6 बैंड तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी देखना पड़ेगा। अगर वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें सर, 2004 से कंटिन्यूसली मैं इस बिजनेस में हूँ। मेरा इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं, मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ आइल्स को लेके, फुल्ली डेडिकेटेड हूँ स्टूडेंट वीज़ा को लेके। मेरे पास हर एक सेंटर्स में आइल्स है, चाहे आप अम्बाला आ जाओ, चाहे चंडीगढ़ आ जाओ, चाहे कुरुक्षेत्र, करनाल, जहाँ भी आप स्टूडेंट्स नियर बाई है तो वो कोचिंग ले सकता है। मेरा जो स्टाफ है वो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल से ट्रेंड है। स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं। रीडिंग को लेके मैं इतना श्योर हूँ कि मेरे पास जो टिप्स एंड स्ट्रेटजी है शायद ही किसी इंस्टीट्यूट्स में हो। राइटिंग को लेके मैं सेम श्योर हूँ, जो हमारे पास टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं। शॉर्टकट्स हैं आइल्स को क्लियर करने के, फोनर फैकल्टीज़ हैं ताकि स्टूडेंट्स की इंग्लिश इंप्रूव हो सके, ताकि स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो सके। एक मतलब 8 घंटे की हम एक पूरा एटमॉस्फेयर देते हैं। स्पेशल रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है बच्चे के लिए। डेली असेसमेंट होती है कि बच्चे का रीडिंग में क्या रहा, राइटिंग में क्या रहा, लिसनिंग में क्या रहा, स्पीकिंग में क्या रहा। 4 मॉड्यूल्स ट्वाइस। इसके अलावा फ्री ग्रामर, टंग ट्विस्टर और बहुत से सेशन है जो हम डेली कंटिन्यूसली बच्चे के साथ करते हैं। उस कारण से बच्चे का रिजल्ट आता है। जिस बच्चे का रिजल्ट आता है वो 10 को और भी बताते हैं। हाँ, सो मैं इत्थे भी दसना चाहूँगा वैस्टर्न ओवरसीज ਨੂੰ IDP ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp, Facebook ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ अपॉइंटमेंट लैके उन्होंने नाल भी गलबात की जा सकती। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। अगला प्रोग्राम रूहां ते दस्तक दे रहा। सो इस शो को इत्थे खत्म करते हैं। अपने दोस्त कुलदीप नूं दिओ इजाजत। धन्यवाद, सत श्री अकाल।